हेलो यशोदा फैमिली। मैं सोनल अरोड़ा आज यशोदा सुपर स्पेशलिटी एंड कैंसर इंस्टीट्यूट में हमारे एस्टीम्ड डॉक्टर प्रदीप प्रकाश के साथ हूं, जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट हैं यूरोलॉजी एंड यूरो ऑन्कोलॉजी। सर हमारे एस्टीम्ड रोबोटिक सर्जन हैं। जैसा कि आप सभी की बहुत क्वेरीज थी और आप सभी जानना चाहते थे, तो सर मैंने आपसे यही डिस्कस किया था कि रिगार्डिंग मेल इनफर्टिलिटी बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता है एंड वो ये जानना चाहते हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी भी जैसे इंडिया में ये एक मिथ है कि अगर मान लीजिए कोई कपल नहीं कंसीव कर पा रहा है या उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले सर फीमेल्स की पूरी चेकअप होते हैं, विच इज मेडिकली एब्सोल्युटली राइट सर। बट आई थिंक मेल इनफर्टिलिटी एक ऐसा इशू है जिसके बारे में बात करने में भी लोग कतराते हैं और उसके लिए डॉक्टर के पास जाने में भी लोग कतराते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आज सभी के लिए कि सर क्या है मेल इनफर्टिलिटी। सोनल जी देखिए, इनफर्टिलिटी एज डेफिनेशन जैसे सभी जानते हैं कि इनफर्टिलिटी का मतलब है कि बच्चा नहीं हो पाना, बट द डेफिनेशन इज नॉट सो सिंपल। इनफर्टिलिटी को WHO जो डिफाइन करती है, WHO ये डिफाइन करती है कि व्हेन अ कपल is not despite trying everything, if they are not able to produce a child for at least 1 year, then only a couple can be labeled infertile। मतलब कि अगर 1 साल तक कोशिश करने के बावजूद अगर बच्चा नहीं हो रहा है, तभी किसी कपल को इनफर्टाइल कहा जा सकता है। क्योंकि ये देखा गया है कि विथ टाइम, मतलब कई बार जैसे शुरुआत में कोशिश करते हैं नहीं हो पाता, लेकिन 6 महीने इवन 1 साल तक भी जाके ऑलमोस्ट मोर देन 50% लोगों के जो है सो कि बच्चा होता है। तो इसीलिए जब भी कोई कपल हमारे पास आता है, तो हम सबसे पहले उसको ये पहले काउंसलिंग करते हैं। हम उसके बारे में उनसे ये बात करते हैं कि एक्चुअली कई बार होता है कि लोगों को ये भी जानकारी नहीं होती है कि जो फीमेल्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से जो डेज होते हैं, किन डेज पे जो है सो जो फर्टाइल डेज क्या हैं, उन डेज पे ट्राई करना है। तो पहले कई लोगों को यही काउंसलिंग की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सारे ही जो पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी क्लिनिक में आते हैं वो सारे ही पेशेंट उनके एक्चुअली उनको कोई प्रॉब्लम है या उनके स्पर्म काउंट में कोई गड़बड़ी होती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके कई सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं और वो बस कई बार वो बेसिक जानकारियों से अनभिज्ञ होते हैं। तो कई बार उनको काउंसलिंग से ही उनके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी सर, जो मैं आपकी बात से समझी हूँ, कि अगर आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे घबराने की जगह, जैसे कि हम फीमेल्स को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमेशा बोला जाता है या प्रोत्साहित किया जाता है कि यदि कोई भी दिक्कत है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, गायनेक्स के पास जाइए, तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो कि आपको इस चीज में मदद कर सकते हैं। सर अब मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कितना कॉमन है मेल इनफर्टिलिटी का इश्यू। देखिए, इनफर्टिलिटी एज अ होल, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट अपने आप में एक अलग इसलिए है क्योंकि हम एक कपल को ट्रीट करते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे एक सिर्फ मेल या फीमेल की ही प्रॉब्लम नहीं है। जब तक दोनों ठीक नहीं है तब तक बच्चा नहीं हो सकता। तो दोनों को ही एज अ कपल इवेल्युएट करना पड़ता है। जो वर्ल्ड ओवर जो डेटा है, और ये डेटा काफी हद तक गलत है क्योंकि सारे मरीज डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंचते। वर्ल्ड ओवर जो है, सो ये डेटा अराउंड 15% का है कि मतलब 15% ऑफ द कपल दे आर इनफर्टाइल, मीन्स 1 in every 6 कपल विल बी जो है तो वो इनफर्टाइल होते हैं। ये डेटा जो है ये इससे प्रॉब्लम इससे ज्यादा है क्योंकि ज्यादातर ये सारे ही जो कपल्स होते हैं, सारे लोग डॉक्टर्स के पास या मेडिकल फैसिलिटी में नहीं आते। लोग ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करा रहे हैं, देसी दवाइयां करा रहे हैं, आयुर्वेदिक करा रहे हैं, जिनका कोई डाटा नहीं है। तो प्रॉब्लम जितना है उससे डेफिनेटली ज्यादा होगा। इसमें आउट ऑफ दिस 15 जो जितने ये इनफर्टाइल कपल हैं, इसमें 50% जो रीजन होते हैं दे आर ड्यू टू फीमेल इनफर्टिलिटी एंड 50% आर ड्यू टू मेल इनफर्टिलिटी। सो जो इवेल्युएशन जब होता है, सो अभी जैसे इंडिया में हमारा जो कस्टमर है कि यूजुअली फीमेल ही जो गायनेक्स होती है वो फर्स्ट पॉइंट होती है। पहले फीमेल के सारी जांचें हो जाएंगी, उसके बाद मेल का नंबर आएगा जो कि सबसे बेसिक टेस्ट है सीमेन एनालिसिस। वो सबसे लेट होता है। जब सारी अच्छा खासा लोग 15-20 हजार रुपए सारे टेस्टों में खर्च कर देते हैं, उसके बाद तब जाके मेल का टेस्ट आता है और तब पता चलता है कि फीमेल तो सारा
उसके टेस्ट सारे नॉर्मल थे, बट जब जो प्रॉब्लम जो है तो कि मेल में थी। तो ये एक बेसिक सी चीज है कि जब भी एक कपल जब गायने के पास पहुंचते हैं तो जब भी वो फीमेल के लिए कोई वैल्यूएट कर रहे हैं तो बस मेल का एक सिंपल फीमेल शुरू में ही हो जाना चाहिए। परफेक्ट सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कॉजेज हैं जिससे ये मेन इशू आता है? देखिए जो कॉजेज बहुत सारे हैं, मतलब एनवायरमेंटल हैं, कॉजेज डाइटरी हो सकते हैं, जो हमारे एक्सपोजर है जैसे स्मोकिंग है, एल्कोहल है ना, कई सारे ड्रग इंटेक, रिक्रिएशनल ड्रग्स जो लोग लेते हैं, इवन जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स हैं, जैसे लोग बहुत सारे लोग जैसे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, हाई टेम्परेचर वाले एरिया में जो काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन जो कई सारे जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन के लिए जो दवाइयां लेते हैं, या मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। अगेन अगर मान लीजिए कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं किसी को, तो दे कैन इनडायरेक्टली लीड टू इनफर्टिलिटी। कि अगर मान लीजिए कि कपल अगर नॉर्मल सेक्सुअल प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा तो फर्टिलिटी कैसे आएगी? सो दीज आर वेरियस कॉजेज एंड सारे को हमें जब हम पेशेंट्स और कपल को जब हम इंक्वायर करते हैं तो सारी एक डिटेल हिस्ट्री से हमें कई सारी चीजें निकल के आती है, जो कि कई सारी चीजें क्योरेबल होती है, बट कई सारी चीजें ऐसी भी होती है जिसको क्योर नहीं किया जा सकता। सर किस तरीके से इसे इवैल्यूएट करते हैं, मतलब क्या वो बेसिक टेस्ट है? जैसे फीमेल टेस्टिंग्स तो हमें सब पता है, मेल इनफर्टिलिटी के लिए क्या ऐसे टेस्ट हैं सर जो किए जाते हैं? सबसे सिंपल एंड सबसे बेसिक टेस्ट तो होता है एक सीमेन एनालिसिस, जो अब ये है कि जैसे हम आज बात कर रहे हैं, बट हम सबों ने ये चीजें देखी होगी कि जब भी हम बाहर मार्केट में निकलते हैं, कई जगह बड़े बड़े होर्डिंग और ये लगे होते हैं कि बिल्कुल कि कम लो स्पर्म काउंट या एकदम नील स्पर्म काउंट से घबराए नहीं, और ये जो देसी और आयुर्वेदिक वाले ट्रीटमेंट वाले कई सारे सबों के एड्स होते लगे। बट द प्रॉब्लम इवेल्युएशन सिर्फ इतना ही नहीं है कि स्पर्म काउंट लो है या बिल्कुल नील है, इसके अलावा भी और भी प्रॉब्लम होती है, जैसे स्पर्म्स की मोटिलिटी में प्रॉब्लम होती है, स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम होती है। देन डिपेंड ऑन कि हमें सीमेन एनालिसिस पे क्या आता है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करते हैं। बट सबसे बेसिक टेस्ट एक सीमेन एनालिसिस है। यूजुअली जो जब एक इनफर्टाइल कपल में जब यूजुअली मेल में जो प्रॉब्लम होती है, या तो काउंट्स बहुत नॉर्मल होते हैं, जैसे कि लेस देन 10 मिलियन अगर काउंट होते हैं तो उसको हम ओलाइगोस्पर्मिया बोलते हैं, और अगर मान लीजिए कि 0 है स्पर्म काउंट तो उसको एजोस्पर्मिया बोलते हैं। दोनों के अपने अलग अलग कारण हैं, दोनों को हम प्रॉपरली पहले एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट्स का, फिर हम उनके फिर हार्मोन टेस्टिंग कराते हैं, फिर डिपेंडिंग ऑन देम फिर हम फर्दर रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। कई बार हमें चाहिए तो टेस्टिस से हम एफएनसी भी लेके देखते हैं कि टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है या नहीं बन रहा, और इन सारे रिपोर्ट्स के बेसिस पे फिर हम पेशेंट को आगे सजेस्ट करते हैं। सो सर ये तो आपने सारी इन्वेस्टिगेशंस बताए, बट क्या इन सब की जो एक ट्रीटमेंट है, क्या वो हमारे यशोदा, संजय नगर, नेहरू नगर, हमारे यशोदा हॉस्पिटल्स में सब जगह क्या वो ट्रीटमेंट सर अवेलेबल है? हमारे हॉस्पिटल में ये सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, सारे डायग्नोस्टिक मेथड एज वेल एज ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें। देखिए सब जब हम मेल इनफर्टिलिटी को जब हम ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले हम ये डिफरेंशिएट करते हैं, हमारा एम होता है ये पता करने का कि क्या ये क्योरेबल है या नहीं है। राइट। जो क्योरेबल होती है चीजें उसमें कई बार होता है कि जैसे टेस्टिस में स्पर्म्स बन रहे होते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आते, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया बोलते हैं, मतलब वो रुकावट की वजह से नहीं हो रहा। या कुछ बीमारियां होती है जैसे होता है वेरिकोसील्स होते हैं, जिसमें टेस्टिस के जो खून की नसें हैं वो फूल जाती हैं, उनमें जो सब ब्लड का फ्लो स्टैग्नेंट होता है, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें, ये जो प्रॉब्लम्स है ये सर्जिकली ट्रीटेबल है एंड सर्जिकली क्योरेबल। जब इनका ट्रीटमेंट हो जाता है तो स्पर्म की फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, उनकी अच्छी क्वालिटी आनी शुरू हो जाती है और पेशेंट कैन द कपल कैन हैव नॉर्मल प्रेगनेंसी। बट अगर डिस्पाइट ऑल द इवोल्यूशन वी फाइंड कि मतलब टेस्टिस में जो स्पर्म्स बन ही नहीं रहे, जिनको कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया बोलते हैं, तो उस केस में यूजुअली जो कोई भी क्योरेबल मतलब सर्जिकली या मेडिकली कोई ट्रीटमेंट उसका अवेलेबल नहीं होता है। इन दैट केस जो कपल को फिर आईवीएफ के लिए ही
जाना पड़ता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि आईवीएफ का क्या रोल है सर मेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए, कि उसमें क्या कब ऐसा है कि हम ये समझा सकते हैं कपल को कि अब आपको आईवीएफ की रिक्वायरमेंट है? देखिए आईवीएफ पिछले 20-30 सालों में जब से आईवीएफ अवेलेबल हुई है, डेफिनेटली इन्होंने इनफर्टाइल कपल का ट्रीटमेंट को एक्चुअली मैं बोलूंगा रिवॉल्यूशनाइज किया है। क्योंकि आईवीएफ से पहले जो ये कपल थे जिनमें कि बिल्कुल मतलब कि टेस्टिकुलर स्पर्म्स प्रोडक्शन नहीं था, उनके पास एक ही होप होता था, वो था बच्चा गोद लेना। बट आईवीएफ की अवेलेबिलिटी के साथ अब ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लीजिए कि कई सारे केसेस में ये होता है कि टेस्टिस में कुछ स्पर्म्स बन रहे होते हैं बट जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती, तो उस केस में ये पॉसिबल है कि जैसे कई सारे जो स्पर्म रिट्रीवल प्रोसीजर्स होते हैं, जिससे जैसे टीसा है, ठीक है, जैसे जो टीसा इज टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, देन सिमिलरली माइक्रो टीसे होता है जो कि विच इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें हम टेस्टिस की ट्यूब्यूल से भी स्पर्म्स निकालते हैं। तो ये सब अगर थोड़े बहुत भी अगर मान लीजिए क्या है कि अगर हमें इनफैक्ट अगर एक भी अच्छी क्वालिटी का अगर स्पर्म मिलता है तो इवन देन उससे फिर आईसीएसआई जैसे इक्सी बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, उस टेक्निक से ये प्रेगनेंसी इज पॉसिबल। डिस्पाइट चलिए अगर मान लीजिए कि ऐसा भी होता है कि बिल्कुल अगर स्पर्म पॉसिबल ही नहीं है अगर मिलना, तो इवन इन दैट केसेस डोनर स्पर्म के थ्रू जो आईवीएफ किया जा सकता है। सो यस, आईवीएफ नाउ in today's world give a real possibility for people to have children without going for adoption. जैसे कि सर हम हमारे बहुत ही एस्टीम डॉक्टर हैं डॉक्टर गौरी अग्रवाल, जिनका कि सीड्स ऑफ इनोसेंस के नाम से एक मतलब एक पूरा चेन नाउ वर्ल्ड वाइड है। सो वहां भी हम इस चीज को बहुत नोटिस करते हैं सर कि डेली बेसिस पे हमारे पास बहुत ही हैप्पी कपल्स आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऐसे कपल्स हैं जिनको मदर एंड फादर बनने का जो सुख मिला है वो हमारे एस्टीम डॉक्टर गौरी अग्रवाल की वजह से मिला है। तो इसीलिए ये वो एक ऐसा क्वेश्चन था सर जो मैं पर्सनली जानना चाहती थी कि क्या सिर्फ फीमेल इनफर्टिलिटी में ही आईवीएफ का रोल है या मेल फर्टिलिटी में भी? एक्चुअली आईवीएफ का रोल मेल इनफर्टिलिटी में ज्यादा है, क्योंकि आईवीएफ तभी पॉसिबल होगा जब फीमेल एक्चुअली नॉर्मल हो, चाहे या फीमेल के अल्टीमेटली देखिए जो आईवीएफ इज सिर्फ फर्टिलाइजेशन के बाद फिर एम्ब्रियो को इम्प्लांट भी करना होता है। तो अगर मान लीजिए कि फीमेल अगर नॉर्मल है या उनका अगर कोई ऐसा छोटा कंडीशन जो कि क्योरेबल है, देन ओनली वी कैन गो फॉर आईवीएफ। अगर मान लीजिए कि फीमेल फैक्टर अगर ज्यादा है काफी, तो उस केस में फिर आईवीएफ बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। ओके सर एक लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू आपने इतना वक्त दिया है सर हमें। मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत लोगों ने हमसे ये पूछा है कि जो भी आपके यूरोलॉजिस्ट हैं या जो भी आपके प्रोसीजर्स है सर, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी आजकल एक ऐसा माध्यम है जो कि बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या रोबोटिक सर्जरी एक रोबोट करता है, जो कि लोगों के सवाल हैं काफी हमसे, या एक सर्जन कर रहा होता है? तो सर प्लीज आप इस चीज को क्लैरिटी दीजिए। रोबोटिक सर्जरी सर्जन ही करता है। रोबोट इज जस्ट अ मशीन जिसको सर्जन उसके रोबोटिक कंट्रोल के जो आर्म्स होते हैं उसको सर्जन कंट्रोल करता है। जैसे जैसे सर्जन अपने हैंड मूव करता है, पेशेंट के बॉडी के अंदर जो रोबोटिक आर्म्स होते हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं बिल्कुल, और मेनली सर्जन के जो मूवमेंट को मिमिक करते हैं। तो द कंप्लीट कंट्रोल इज सर्जन ओनली, तो उसपे किसी को भी घबराने की कोई बात नहीं। बट सर ऐसे क्या स्पेसिफिक पॉइंटर्स हैं कि क्यों हम यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए या किसी भी इस तरीके की यूरोलॉजिस्ट के पास हम जाते हैं, तो सर हम रोबोटिक सर्जरी क्यों कराएं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं? रोबोटिक सर्जरी के बेनिफिट्स कई सारे हैं, क्योंकि जैसे रोबोटिक सर्जरी फर्स्ट कि इट गिव्स एक्यूरेसी, कि पेशेंट्स को जो सर्जरी जब हम करते हैं तो स्मॉल इंसिजन सर्जरी जो स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो एक्यूरेसी आती है, जो ट्रेमर्स आते हैं वो ट्रेमर फिल्टर हो जाते हैं। जब जो नॉर्मल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जब बाय हैंड जो हम सर्जरी करते हैं, जो मूवमेंट में जो ट्रेमर्स होता है वो रोबोटिक सर्जरी में नहीं होती। जो विजन होता है वो 3 डायमेंशनल विजन होता है, बहुत ही एनहांस्ड विजन होता है, विच गिव्स वेरी मच एक्यूरेट सर्जरी। जो हम फ्यूचर्स लेते हैं सारे बाइट्स बहुत ही एक्यूरेट आते हैं, स्पेशली जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है उनमें उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। सो डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी हैज चेंज द पैराडाइम ऑफ सर्जरी दीज डेज। सो सर मैं
इन सभी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शायद सर लोग पूछ भी नहीं पाते हैं या जिस बारे में बात नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आपने वक्त दिया और हमें समझाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और मैं आप सभी को इन दी एंड ये फिर से बताना चाहूंगी कि यशोदा हॉस्पिटल संजय नगर एंड नेहरू नगर गाजियाबाद में हमारे पास डॉक्टर प्रदीप प्रकाश अवेलेबल हैं, जो कि आपकी किसी भी यूरोलॉजी रिलेटेड इश्यूज या किसी भी आपकी मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।